नमस्कार दोस्तों। हम क्लास 7 की एनसीईआरटी के साइंस के बुक को कवर कर रहे थे। इसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसमें प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दरअसल पृथ्वी पर ऊष्मा का स्थानांतरण ना केवल आपको अपने दैनिक जीवन में बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के स्तर पर भी देखने को मिलता है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा 6th क्लास में कि जो इक्वेटर है वहाँ पे चूंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो लंबवत पड़ने की वजह से सूर्य की किरणों का स्कैटरिंग बहुत कम होता है, उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है, तो ज़्यादा ऊष्मा इक्वेटर पे मिलती है। और पोल्स पे जो सूर्य है वो तिरछा पड़ता है, और पोल माफ कीजिएगा, पोल्स पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती है ना, और जब पहुंचती भी हैं तो तिरछी पहुंचती है, तो तिरछी किरणें पहुंचने के कारण वहाँ पे जो ऊष्मा की मात्रा है वो कम है। तो इक्वेटर पे ज़्यादा ऊष्मा है, पोल्स पे कम ऊष्मा है, तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण भी हमें पृथ्वी पर देखने को मिलता है। और ये होता है बहुत सारी पवनों के माध्यम से, जिसके बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हम अपने दैनिक जीवन में किन-किन विधियों से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये मुख्यतः 3 विधियाँ हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका चालन यानी कंडक्शन, दूसरा है संवहन यानी कन्वेक्शन, और तीसरा है विकिरण यानी रेडिएशन। तो एक-एक करके इन तीनों प्रकार की विधियों को हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अगर बात करें चालन की, तो चालन जो है जिसको इंग्लिश में हम कंडक्शन कहते हैं, चालन की मदद से ऊष्मा का स्थानांतरण आपको मुख्यतः ठोसों में देखने को मिलता है। और चालन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? उसमें एक माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। बिना माध्यम के चालन नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। अब चालन के माध्यम से होता ये है कि एक कण के माध्यम से ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो दूसरी जगह पर होता है। और लेकिन इसमें कण जो हैं वो अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। आप इसको इस एग्ज़ाम्पल से समझिए। ये एक लोहे का रॉड है, ठीक है? इसमें छोटे-छोटे कई सारे कण हैं, ठीक है? तो अगर आपने यहाँ पे आग जलाई है, तो यहाँ पे आग जलाने के बाद यहाँ के जो कण हैं, इन कण से होके ऊष्मा अगले कण में प्रवेश करती जाएगी, और कण से होते हुए ये जो पूरा का पूरा रॉड है, इस पूरे रॉड के सारे कण धीरे-धीरे करके गर्म हो जाएँगे। तो हमने ऊष्मा यहाँ पे दिया था, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन इस दी हुई ऊष्मा से पूरा का पूरा रॉड गर्म हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक कण से होते हुए दूसरे कण तक ये जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरण होता है। लेकिन जिस कण को ऊष्मा मिली वो कण अपनी जगह पे ही था। उस कण से होके ऊष्मा दूसरे कण में प्रवेश कर गई। कण अपनी जगह पे स्थिर बना रहता है, जो कि इस चालन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें जो कण है वो अपनी जगह पर स्थिर होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते। ठीक है? तो चालन के बारे में हमने 3 मुख्य बातें देखी। इसमें हमने क्या देखा सबसे पहले कि ये सबसे पहले हमने देखा कि मुख्यतः ठोसों में होता है। फिर हमने देखा कि ठोसों में होने के बाद इसमें सबसे एक ज़रूरी चीज़ ये है कि चालन के लिए माध्यम का होना बहुत ज़रूरी है। और चालन में जो कण है, वो अपनी जगह पर स्थिर होते हैं। हालाँकि इनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण ज़रूर होता है, लेकिन ये अपनी जगह पे स्थिर होते हैं। अब कोई भी वस्तु से होके ऊष्मा जा पाती है या नहीं जा पाती, इसके आधार पे 2 प्रकार के वस्तु आपको देखने को मिलेंगे। एक होते हैं सुचालक, जिनसे होकर ऊष्मा आर-पार हो सकती है, जिनसे होकर ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे धातुएँ। सभी धातुएँ लगभग ऐसी होती हैं जिनसे ऊष्मा का जो है वो संचालन हो पाता है, और चूँकि धातुओं से ऊष्मा का संचालन हो पाता है, इसलिए आपके घर में बहुत सारे धातुओं के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे जिसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए होता है ना? हम आगे समझेंगे, उदाहरण जब हम चालन का देखेंगे तो हम देखेंगे कि खाना बनाने के लिए जो बर्तनों का गर्म होने की जो प्रकृति है, उस प्रकृति का इस्तेमाल जो हम खाना बनाने में करते हैं, तो ये जो बर्तन हैं वो धातु के बने होते हैं या ऐसे मिश्र धातुओं के बने होते हैं जो सुचालक होते हैं। सुचालक होने की वजह से ये धातु का जब एक छोर गर्म होता है, मान लीजिए कि ये एक बर्तन है, इस बर्तन का हमने यहाँ पे आग जलाई है, तो यहाँ पे चूँकि बर्तन गर्म हो रहा है, ठीक है? धीरे-धीरे सारे कण जो हैं इस पूरे बर्तन को गर्म कर देंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बर्तन जिस धातु से मिलके बना है या जिस पदार्थ से मिलके बना है, वो पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है। अगर ये ऊष्मा का सुचालक नहीं होता, तो फिर यहाँ पे सिर्फ़ गर्म हो जाती चीज़ें, और फिर आप देखते हैं कि ये जल जाता। ये पूरा का पूरा बर्तन गर्म नहीं हो पाता और हमारा खाना नहीं बन पाता। तो खाना बनाने के लिए हम जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, वो बर्तन चालन विधि से ही गर्म होते हैं। ठीक है? तो हम बात कर रहे थे चालन के आधार पे पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सुचालक, दूसरा होता है कुचालक। जो सुचालक होते हैं उनसे होकर ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जा पाती है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको धातु के बारे में बताया। वहीं जो कुचालक होते हैं उनसे होकर जो ऊष्मा है वो एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं जा पाती। उदाहरण के लिए आप लकड़ी की बात करें तो जहाँ पे लकड़ी को जलाया जाता है, इतनी बड़ी लकड़ी को अगर आप यहाँ पे जलाएँगे तो केवल इतनी ही दूर जलेगा। ये पूरी की पूरी लकड़ी आपको गर्म होती नहीं दिखती। ठीक है? काँच भी आपका कुचालक का उदाहरण है, फिर वायु है।
चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी जिसको हम पार्सिलिन के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ऊष्मा के कुचालक हैं। इसलिए आप देखेंगे जो चाय हम पीते हैं वो चीनी मिट्टी के बर्तनों में पीते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि चीनी मिट्टी का जो कप है, वहाँ पे जितना दूर चाय है, उतना ही दूर हल्का-हल्का गर्म होता है वो, पूरा का पूरा कप गर्म नहीं होता, क्योंकि चीनी मिट्टी ऊष्मा का कुचालक होती है। चीनी मिट्टी के एक कण से होके दूसरे कण तक ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। अब वायु हमारे जो ऊष्मा का कुचालक है, अब इसका फ़ायदा हमें ऊनी कपड़े के तौर पे हमें देखने को मिलता है। दरअसल आप जब देखेंगे ऊनी कपड़े के बीच में जो उनके जो धागे बुने होते हैं, तो उनके बीच में ज़्यादा जगह होती है सूती कपड़े की तुलना में। तो ज़ाहिर-सी बात है ऊनी कपड़े में ज़्यादा हवा के लिए जगह होती है, और इन जगहों में जब हवाएँ भर जाती है, तो चूँकि ये हवाएँ ऊष्मा का कुचालक हैं, इसलिए हमारे शरीर से निकलने वाली गर्मी इन हवाओं को पार करके हमारे शरीर से बाहर या ऊनी कपड़े के बाहर नहीं जा पाती। तो ऊनी कपड़े के अंदर की जो हवा है, वो हवा चूँकि हमारे शरीर के गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु ऊष्मा का कुचालक होती है, तो इस वजह से हमारा जो शरीर होता है वो गर्म होता है। ठीक बात है? तो वायु का कुचालक होने का जो गुण है, उसी की वजह से हम ऊनी कपड़े जब पहनते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर गर्म रहता है। तो ये दोस्तों हमने बात करी चालन की। ये किसमें होता है, इसमें किस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसमें माध्यम की ज़रूरत होती है या नहीं होती, हमने इन सब के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण की दूसरी विधि, जिसे हम संवहन या कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको चालन में बताया था कि ये मुख्यतः ठोसों में देखने को मिलता है, तो संवहन जो है वो ठोस के अलावा जो पदार्थ के दो और अवस्थाएं होती है, गैस और द्रव, इन दोनों में हम देखते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के माध्यम से होता है। ठीक है। अब चालन में भी माध्यम का होना अनिवार्य था, संवहन में भी माध्यम का होना अनिवार्य है। ठीक बात है। अब चालन और संवहन में एक अंतर आपको देखने को ये मिलेगा कि जहाँ चालन में कण अपनी जगह पे स्थिर होते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जाते थे। वहीं जब संवहन होता है, तो संवहन में कणों की गति होती है। कण एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, और इसके द्वारा जो है वो संवहन के माध्यम से ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पानी का उबलना। अगर मान लीजिए आपने एक बर्तन में पानी का इतना पानी डाल दिया, ठीक बात है। अब इस पानी को गर्म करने के लिए आपने नीचे से आग जलाई, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले यहाँ तक के जो जल के कण हैं वो गर्म होंगे। फिर ये कण जब गर्म होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित होते चले जाएंगे, और ऐसे करते करते ये जो है ये पूरे जल को गर्म कर देंगे। तो यहाँ पे कणों की गति हो रही है, कण एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तब जाके ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो चालन में और संवहन में एक अंतर ये आपको ये ध्यान में रखना है कि एक में चालन में जहाँ पे कण स्थिर होता है, वहीं संवहन में कणों में गति होती है, और इसके माध्यम से ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपको बताया पानी का उबलना। इसके अलावा आप देखेंगे जो बादलों का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण में भी संवहन जो प्रक्रिया होती है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि जब ज़मीन के आसपास की हवा गर्म हो जाती है, तो फिर ये गर्म हवा संवहन के माध्यम से इस हवा में जो गर्मी होती है, ये ऊपर जाने के बाद इस गर्मी की ये ठंड हो जाती है। तो ठंडा होने की वजह से संघनन होता है, और फिर संघनन होने की वजह से बादलों का निर्माण होता है ना? तो यहाँ पे हवा के अंदर जो कण थे, उनकी उनमें गति हुई, है ना? और नीचे की गर्मी ऊपर कैसे स्थानांतरित हुई? क्योंकि नीचे की हवा जो है वो हल्की होके ऊपर उठ गई, और हवा में चूँकि गति हुई तो हवा के कण भी गति करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि संवहन में कणों की गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो नीचे की जो गर्मी थी, वो हवा के इस पार्सल में थी, और जब ये हवा का पार्सल खुद हल्का होके ऊपर उठ गया, तो हवा की गर्मी जो है वो ऊपर पहुंच गई। इस तरीके से ऊष्मा का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है। फिर संवहन में आपको एक और उदाहरण देखने को मिलेगा स्थल समीर और समुद्री समीर के रूप में। ये क्या होता है आप इसको समझिए। सबसे पहले आप देखिए कि एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ समुद्र है। मैं तटीय क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक बात है। तो तटीय क्षेत्र में आपको समुद्र और स्थल देखने को मिलता है। अब अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो दिन के समय जो स्थल है, उसकी टेंडेंसी ये होती है, स्थल की टेंडेंसी ये होती है कि ये बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है। जो समुद्र है या जल है, जल की टेंडेंसी ये होती है कि वो धीरे-धीरे गर्म होता है और धीरे-धीरे ठंडा होता है। तो दिन के समय जब सूरज निकलता है, तो स्थल तुरंत गर्म हो जाता है, और जो स्थान ज़्यादा गर्म होता है, वहाँ पे लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, और इसकी तुलना में दिन के समय समुद्र में हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हुई आपको दिखेगी। तो दिन के समय आपको देखने को मिलेगा कि समुद्र से स्थल की तरफ एक ठंडी हवा आती है, इसी को हम समुद्र समीर कहते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आसान भाषा में समझ में आया होगा। इसके बारे में दोस्तों हम ज्योग्राफी में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे संवहन के माध्यम से किस तरीके से यहाँ पे जो है आपको लो प्रेशर और हाई प्रेशर बनता है और स्थल समीर और समुद्री समीर चलता है, इसके बारे में मैं आपको समझा रहा था। वहीं अगर हम रात के समय की बात करें, ये तो दिन के समय की बात हो गई। अगर हम रात के समय की बात करें, तो मैंने आपको क्या बताया? स्थल जो है वो तुरंत गर्म हो जाता है और तुरंत ठंडा हो जाता है। वहीं समुद्र धीरे-धीरे गर्म होता है और धीरे-धीरे ठंडा होता है। तो रात के समय चूँकि सूरज नहीं होता, सूरज की गर्मी स्थल को नहीं मिलती, तो स्थल तुरंत ठंडा हो जाता है और ठंडी जगहों पे अक्सर आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। और समुद्र चूँकि धीरे-धीरे ठंडा होता है, तो वो स्थल की तुलना में ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ पे एक लो प्रेशर बन जाता है। तो रात के समय आपको क्या देखने को मिलेगा कि स्थल से समुद्र की तरफ एक हवा चलती है, हम इसी को स्थल समीर कहते हैं। और ये सब क्यों होता है? संवहन की मदद से। क्योंकि जो समुद्र है, उसके ऊपर की जो गर्म हवा है, वो समुद्र के ऊपर ही बनी रहती है, इसमें संवहन बहुत धीरे-धीरे होता है। वहीं जो स्थल है, चूँकि स्थल तुरंत ठंडा हो जाता है, इसमें जो गर्म हवा है, उससे तुरंत ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन के माध्यम से हो जाता है, तो ये तुरंत ठंडी होके हाई प्रेशर का निर्माण कर देती है। और हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपको हवाएँ चलती हुई दिखेंगी। तो ये रात के समय आपको स्थल समीर चलता हुआ दिखता है तटीय क्षेत्रों में, वहीं दिन के समय तटीय क्षेत्रों में आपको समुद्र समीर चलता हुआ दिखता है। उम्मीद करता हूँ कैसे संवहन के माध्यम से ये दोनों पवन चल रहे हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों हमने बात करी संवहन के बारे में। अब हम तीसरे प्रकार की विधि के बारे में बात करेंगे जिसके माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और वो है हमारा रेडिएशन। इसको हम इंग्लिश में विकिरण कहते हैं। तो चालन और संवहन की तुलना में जहाँ पे हमने देखा था कि एक माध्यम की ज़रूरत होती है, रेडिएशन एक ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए आप देखिए कि सूर्य की जब ऊष्मा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, तो क्या वो किसी माध्यम से होकर गुजरती है? सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक स्पेस है ना? अब स्पेस में कोई भी हवा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ज़ाहिर-सी बात है, जब हवा ही नहीं है तो कोई माध्यम ही नहीं है। फिर भी सूर्य से जो ऊष्मा है वो हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है। और चूँकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कहीं बीच-बीच में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, पृथ्वी के वायुमंडल के अलावा अंतरिक्ष में, जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है, तो विकिरण के लिए कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक बात है? चलिए, फिर जब आग हम जलाते हैं तो आग की गर्मी हम हमें जिस तरीके से मिलती है, वो भी विकिरण का उदाहरण है। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब एक नोट आपको ये ध्यान में रखना है कि चालन, संवहन और विकिरण ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब जल गर्म होता है, आप उस स्थिति पे गौर कीजिए। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे चालन भी हो रहा है, यहाँ पे संवहन भी हो रहा है और यहाँ पे विकिरण भी हो रहा है। जैसे आग की लौ से बर्तन भी गर्म होता है, जो कि चालन का उदाहरण है, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण में समझाया था कि बर्तन में जो कण है, उन कण के माध्यम से एक कण से दूसरे कण तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, लेकिन जो कण है वो अपनी जगह पे स्थिर रहते हैं। तो आग की लौ से बर्तन का गर्म होना किसका उदाहरण है? चालन का। ठीक बात है। फिर जब जल गर्म होता है तो किसका उदाहरण है? ये संवहन का उदाहरण है। और फिर जब हम देखते हैं बर्तन और जल के आसपास की जो गर्मी हमें अनुभव होती है, वो गर्मी किसका उदाहरण है? विकिरण का। क्योंकि आग से जो गर्मी हमें मिलती है, वो गर्मी हम महसूस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो विकिरण के माध्यम से हम तक पहुँचती है। ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया कि ये तीनों की तीनों विधियाँ भी एक साथ हो सकती हैं। ठीक बात है? अब आपको यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है जिसमें एक विशेष प्रकार के हीटर के बारे में बताया गया है जिसका नाम है बुखारी। दरअसल हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे कमरों को गर्म रखने के लिए इस बुखारी नामक पारंपरिक हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपको एक लोहे का चूल्हा देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस लोहे के चूल्हे के ऊपर आपको एक इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिस पर आप कुछ भी बर्तन रख के उसको गर्म कर सकते हैं। फिर आपको एक पाइप देखने को मिलेगी, इस पाइप से होके जो धुआँ है, ये धुआँ बाहर निकल जाता है। तो इसी पारंपरिक हीटर के माध्यम से हिमालयी क्षेत्रों में कमरे को गर्म रखा जाता है। ठीक बात है? चलिए, तो हमने तीनों प्रकार की विधि पढ़ ली। हमने पढ़ लिया चालन के बारे में, हमने पढ़ा संवहन के बारे में और हमने पढ़ा विकिरण के बारे में। तो अगर मैं आपको 1 मिनट में रिकैप करके बताऊँ, तो चालन मुख्यतः ठोसों में देखने को मिलता है, संवहन आपको मुख्यतः द्रव और गैस में देखने को मिलेगा, वहीं विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक बात है? चालन जो है, इसमें माध्यम ज़रूरी है। संवहन में भी माध्यम का होना अनिवार्य है और इसमें विकिरण में माध्यम नहीं होता। विकिरण का सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य की गर्मी का हमारे पृथ्वी तक पहुंचना। सूर्य की गर्मी का पृथ्वी तक पहुंचना। ठीक बात है। संवहन का सबसे अच्छा उदाहरण है जल का उबलना। और
चालन का सबसे अच्छा उदाहरण है बर्तनों का गर्म होना, है ना। तो ये मैंने आपको तीनों चीजें बताई। अब हम बात करने वाले हैं जल चक्र के बारे में, जो कि इस चैप्टर का आपका दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है। तो जल चक्र क्या होता है, मैंने आपको 6th क्लास में भी पहले समझाया हुआ है साइंस की बुक में, और 7th क्लास में भी, माफ कीजिएगा, और 6th क्लास की ज्योग्राफी में भी मैंने आपको इसको समझाया है, साइंस में भी इसको समझाया है। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बारी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जल चक्र क्या होता है, देखिए, स्थल पे जो जल स्रोत होते हैं और स्थल पे जो पौधे होते हैं, तो इन जल स्रोतों से वाष्पीकरण के थ्रू और पौधों से वाष्पोत्सर्जन यानी इवेपो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो जलवाष्प है वो हमारे वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाता है। और जब ये जलवाष्प वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाता है, तो हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ जाने पे गर्मी कम होती है, ठंडक बढ़ती जाती है। तो ठंडक बढ़ने की वजह से इन जलवाष्प का संघनन होता है। संघनन होने के बाद ये जलवाष्प जो है वो जल बूंदों का निर्माण करते हैं, और ये जल बूंद जो है वो वर्षण के रूप में हमारे स्थल के पौधों को भी मिल जाते हैं, और जो स्थलीय जल स्रोत जिनसे वाष्पीकरण के थ्रू ये वायुमंडल में पहुंचे थे, उन स्थलीय जल स्रोतों को भी वर्षण के थ्रू ये जल वापस मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि स्थल मंडल, वायुमंडल, इन दोनों के बीच में देखेंगे कि जल का जो आदान प्रदान होता रहता है, और उससे जो चक्र बनता है हम उसी को जल चक्र कहते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों ये चीजें आसान भाषा में समझ में आई होगी, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी कई बार समझाया हुआ है। अब हम जरा बात करते हैं एक प्रोसेस के बारे में जिसको हम अंतःस्यंदन या फिर इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो जल जब धरती में इनफिल्ट्रेट करता है तो क्या होता है, हम इसको समझिए। देखिए, जो हमारी धरती है, तो उसमें कई प्रकार की मृदा आपको देखने को मिलेगी, और कई प्रकार के चट्टान देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं मृदा और चट्टानों से जो सतही जल के रिसने की प्रक्रिया है, हम उसको कहते हैं अंतःस्यंदन यानी इनफिल्ट्रेशन। तो हमारी धरती के ऊपर की जो मिट्टी है और जो छोटे छोटे चट्टान है, इनसे होके जब वर्षा का जल नीचे मतलब रिस रिस के नीचे चला जाता है, और नीचे एक जल स्रोत बहुत बड़ा जो है वो बन जाता है। तो इस जल स्रोत को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्विफर यानी कि जलभृत कहते हैं, जो कि अवसाद और चट्टानों की परतें होती है जिनमें जल भंडारित होता है ना। और जब आप देखेंगे कुआं खोदते हैं, तो कुआं से जो पानी निकलता है, वो पानी इसलिए निकलता है क्योंकि कुआं खोदते खोदते हम किसी न किसी जलभृत को पा लेते हैं, और उस जलभृत में जो पानी जमा होता है, वही पानी कुएं से निकलने लगता है। ठीक बात है। तो इसको एक्विफर कहते हैं। और यही मृदा और चट्टानों से जब सतही जल नीचे जाके घिस के नीचे रिस रिस के जाता है, तो उससे जो ग्राउंड वाटर है उसके रूप में ये संचित होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये इन्फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें मृदा और चट्टानों से वर्षा का जो जल है वो सतही जल से वो सतही जल के रूप में भंडारित होता है, और एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें ये जल भंडारित होता है। तो उस परत को हम क्या कहते हैं, एक्विफर कहते हैं या जलभृत कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है हमारा दोस्तों, ये आज खत्म होता है, और चैप्टर नंबर 7 में हमने चालन, संवहन और विकिरण, इन तीनों के बारे में बात की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन से आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। जल चक्र क्या होता है वो समझ में आया होगा, जलभृत क्या होते हैं वो आपको समझ में आया होगा, और फिर जो भूमिगत जल है, वो भूमिगत जल किस तरीके से, किस प्रक्रिया के थ्रू जो भूमिगत जल है वो संचित होता है, इसको हम इन्फिल्ट्रेशन या अंतःस्यंदन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया के बारे में भी आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं वीडियोस बनाता हूँ, और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो मुझे और ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन आता है, और मैं और ज़्यादा सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।